खबर यह है कि जी मुल्क में इस वक्त चीनी की कीमत 230 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। हर शहर में हमें कीमत बढ़ती नज़र आ रही है और सबसे ज़्यादा बुरा हाल हमें बलूचिस्तान में नज़र आ रहा है। चमन में चीनी की कीमत 230 रुपये किलो हो चुकी है और इसी तरह से जनाब कोयटा में 15 रुपये किलो मज़ीद महंगी हुई है। वहाँ भी शहर में 230 रुपये है। मुख्तलिफ़ शहरों में इसी तरह से लाहौर की दुकानों की बात की जाए वहाँ पर गायब है। कराची में जनाब होल सेल कीमत भी बढ़ गई है। अब चीनी माफिया है, इसके सामने कहते हैं जी हुकूमत बेबस है। अब दिलचस्प बात यह है कि जो लोग हुकूमत में रहे हैं या हर दफ़ा हुकूमत में होते हैं उन्हीं का कारोबार है चीनी से मुतालिक, या बराह रास्त खुद हैं जितने भी हम सियासी ख़ानदान देखते हैं या उनके कोई ना कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की ये सब काम है। अब हुआ ये है कि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी ये नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी वजह से उन्होंने इजाज़त दी थी। उन्होंने कहा था कि जी एक्सपोर्ट होनी चाहिए चीनी एक्सपोर्ट हो गई, कहा गया वाफिर मकदार में है, लिहाजा अब किल्लत हो गई और ये महंगी हो गई। नवीद कमर साहब कहते हैं जी कोई एक आदमी इजाज़त नहीं देता, इसकी बाकायदा मंजूरी ली जाती है, उसमें नून लीग के लोग भी शामिल थे। अभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम दे रहे हैं। एहसन इकबाल साहब अपनी जगह कह रहे होंगे, मगर इसहाक डार साहब लंदन जा चुके हैं और वहाँ से लेक्चर दे रहे हैं कि जनाब हमें अब मौका मिला तो हमने अब 3 साल में हम ठीक कर देंगे। और ये जो चीनी की कीमत ऊपर गई गवर्नेंस का मसला है, ठीक नहीं तरह से संभाला जा रहा। अब एहसन इकबाल की माने या इसहाक डार साहब की माने या नवीद कमर साहब की, मुजम्मिल लोग तो परेशान हैं। ये तो अब लोग तो ऐसे हैं वो पिंग पोंग से बने हुए हैं कि जी इधर उधर उसकी तरफ देखें, कहते हैं जी उसका कसूर है, वो कहते हैं जी इनका कसूर है। लेकिन अब चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है और इल्ज़ाम चाहे आप जिसको मर्जी देते रहें जी गवर्नेंस है, ये निगरान हुकूमत ने नहीं किया, जी स्मगलिंग हो गई। लेकिन ये तो हर चीज़ में ये हाल है, आटे का भी ये हाल है। कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। देखें इसमें तो जो हम बात करते हैं ना कि कौमी हुकूमत की, तो उसमें यही होता है कि जैसे ही कोई क्राइसिस इमर्ज करता है तो पार्टीज़ डिवाइड हो जाती हैं और वो एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। अब एहसन इकबाल साहब की रीज़न क्या है ये कहने की? वो ये कहते हैं कि चूँकि इत्तेहादी हुकूमत थी और कॉमर्स की मिनिस्ट्री कमर साहब के पास थी, इसीलिए आप उनसे सवाल करें, इसमें हमारा स्टेक नहीं था। वो ये कहते हैं कि हमारे अकेली हुकूमत तो नहीं थी, नून लीग भी हुकूमत का हिस्सा थी, इसीलिए उनकी राय भी शामिल थी, मैंने तनहा तो नहीं फ़ैसला किया। तो इसीलिए ये एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल कर सिर्फ जो है वो ब्लेम कर देने से ये साबित नहीं होता कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, किसी और ने आपकी गेम ख़राब कर दी है। अब बताया ये जा रहा है कि इसहाक डार साहब के अंडर ही 2.5 लाख जो है वो मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई पहले, और उसके बाद में अब क्रशिंग सीज़न में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और अब आप बता रहे हैं कि बहरान पैदा हो चुका है और आपका 50% स्टॉक ही गायब हो गया। आपने अगर देखा है कि पाकिस्तान में जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो सकती, तो उसके बावजूद 50% स्टॉक आधा स्मगल हो गया, आधा खुद आपने एक्सपोर्ट कर दिया। इसका जवाब जब लिया जाता है फिर आप जवाब ही देते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया। नवीद कमर से पूछें, एहसन इकबाल से पूछें, तो नाअहली तो ये गवर्नमेंट की है। उसकी वजह यह है कि ये सारी सूरत हाल पहले प्रेडिक्ट करना कोई मुश्किल नहीं था। एक डिमांड होती है और एक सप्लाई होती है, वो जानना कोई मुश्किल काम नहीं है इन मिनिस्टर्स के लिए जिनके अंडर सैकड़ों लोग काम करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। इसके अलावा उनके मुख्तलिफ जो है वो इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन भी होती है यही जानने के लिए कि मार्केट की डिमांड क्या है। अब पाकिस्तान के अंदर जो शुगर माफिया है इसने कितने अरसे से मोनोपोली कायम की हुई है कि आप ये देखते हैं कि ये वो फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रेशन चाहिए, पानी चाहिए। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से ग्रो करने वाली फसल रही है पाकिस्तान के कुछ पुराने अगर हम देख लें 2-3 डेकेड्स को देखें तो वो गन्ने की फसल है। वो इसीलिए कि एक मखसूस तबका सिर्फ यही उगा रहा था और उनको प्रॉफिट यहाँ से मिल रहा था। उससे गंदम का शॉर्टेज भी हुआ जो कि इससे बहुत कम कॉटन का भी नुकसान हुआ। और अब ये हुआ कि जिस फसल के लिए सारा कुछ किया आपने वो भी नहीं है, वो भी आपने इस तरह एक्सपोर्ट कर दी या फिर स्मगलिंग होती जा रही है, उसको भी कोई रोक नहीं सका। अब कहते तो हैं कि हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त इसीलिए दी कि वाफिर तादाद में थी, ज़्यादा तादाद में थी, जितनी हमें ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल हमारी ज़रूरत से ज़्यादा थी तो आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, उससे डॉलर गए वही चीनी माफिया को। और अब इंपोर्ट भी अगर करनी है तो आपने इंपोर्ट करके भी उनको इजाज़त देनी है, वही इंपोर्ट करेंगे और वही लोग बेचेंगे। पहले उन्होंने बाहर बेच के कमाया, अब बाहर से मंगवा कर कमा रहे हैं। ये अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद एहतसाब हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। कहते हैं कि FBR अब सबको देख रहा है जनाब, उसमें शरीफ खानदान की भी हैं, जहांगीर तरीन साहब की भी हैं, सबकी शुगर मिल से उनको देखा नहीं। उसमें तो वो एक फहरिस्त जो है वो बेशक वो बात ठीक है बनी हुई है, 400 अफराद की फहरिस्त है और 15 सितंबर के बाद आप देखिएगा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का जो है वो एक एहतसाब का नया अमल शुरू हो जाएगा। और उसके अंदर तमाम पार्टीज़ के लोग मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के भी, तहरीक इंसाफ के भी,
और दीगर शख्सियात भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, और वो मुल्क में चंद तब्दीलियाँ जो होने वाली हैं 15-20 सितंबर के बाद आप देख लेंगे, उसके बाद उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो चीज़ अपनी जगह, लेकिन ये जो रिफ़ॉर्म आपने करनी है जिसमें आवाम की जेब से पैसा निकाल के बाहर ले जाते हैं ये टाइकून्स जो हैं पाकिस्तान के, इनको पकड़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो स्टेट क्राफ्ट है सारा वो मोस्टली बेनिफिट ही इनको कर रहा है ना। इस केस में आप देख लें, गंदम के केस में देख लीजिए आप, दीगर अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर लें, उसमें देख लें, दाल जिसको भी कहते हैं, यही लोग हैं घुमा फिराकर, यही लोग हैं जो सारे कारोबारों में वही शब्बर ज़ैदी साहब वाली बात है कि जैसे ही आप रिफॉर्म की बात करेंगे तो एक वक्त आ जाएगा और फिर आप खामोश हो जाएंगे। तो ये इसकी तो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। बहरहाल एहतसाब वाली बात आपकी ठीक है कि वो बहुत जल्द हम देखेंगे कि नैब के केसेस भी आएंगे, इसके अलावा करप्शन की दास्तानें भी सुनने को मिलेंगी। और कुछ तो हुआ कि एक दौर था तहरीक इंसाफ का, वहाँ 100 रुपये कीमत गई तो हमने देखा जी चीनी चोर, चीनी माफिया, वो सब हमने देखा। आज 220 पर चली गई है। तो ये तकरीबन 2.5 साल में कहाँ से कहाँ चले गए। उस वक्त JIT भी बनी, सारा कुछ हुआ, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अब तो ये लोग आए जिन्होंने कहा था कि जी वो चीनी चोरी कर गए, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि उसमें कंट्रोल हो सके। या तो इनके अपने बिजनेसेस हैं या सिर्फ एक सियासी नारा होता है, सारे मिले हुए हैं बीच में। नहीं, वो क्रॉस द पार्टीज़ है ना। आप अगर ये बात करें कि एक इंडस्ट्री में किसी एक मखसूस पार्टी की इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मफाद के वक्त सब जो है वो एक साथ होते हैं। जैसे ही आप MNAs की तनख्वाह बढ़ाने की बात करें, सब उस पर साइन कर देंगे। वहाँ पर किसी को तब्दीली या हकीकी आज़ादी या फिर वोट को इज़्ज़त दो याद नहीं आएगा। वो सिर्फ तब याद आता है जब आवाम को डिवाइड करना हो, जब उनको पोलराइज़ करना हो, जब उनको 2 हिस्सों में बांट के आपस में लड़वाना हो, तो तब वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं। मफाद में कोई मुखालिफ नहीं होता, प्रॉफिट में सब एक साथ होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।